हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास को डिस्कस करेंगे जोरदार धमाकेदार तरीके से। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास दोनों कंप्लीट करा दिया हूं। चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। ये हम परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस करेंगे। उसमें जो लिख रखा है उसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आधुनिक इतिहास की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हम पढ़ेंगे जिससे आपको तैयारी करने में आसानी जाए। दोस्तों एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एंड एमपी स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम है जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सब में ये लेक्चर काम आने वाला है। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं। ये बुक होगी तो और अच्छी बात है ना। नहीं तो एक बार वीडियो देखे समझ लीजिए और उसको 3-4 बार पढ़ें जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। दोस्तों आइए शुरू करेंगे। हम मध्य प्रदेश का आधुनिक काल आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में मराठाओं का जो उत्कर्ष रहा है दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे और इंदौर का होलकर वंश के बारे में भी जान लेंगे अपन। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मराठाओं का उत्कर्ष तो क्या हुआ दोस्तों, 1156 से 1605 अवधि के दौरान 1156 से 1605 अवधि के दौरान मध्य प्रदेश का संपूर्ण मुगल क्षेत्र मुगल साम्राज्य के तहत आता था। मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र समझ लो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, है ना। और जो गोंडवाना क्षेत्र था वो मुगल साम्राज्य के अधीन ही शासन कर रहे थे दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर पड़ गया। मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया दोस्तों, कमजोर हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप मराठाओं ने विस्तार करना शुरू किया। मराठाओं ने अपना विस्तार, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, अपना विस्तार करना शुरू किया दोस्तों, विस्तार करना शुरू किया। और 1720 से लेकर 1760 के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था दोस्तों। 1720 से लेकर 1760 के मध्य के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इंदौर में बसे अधिकतर मालवा पर इंदौर में बसे अधिकतर मालवा पर होलकर ने शासन किया। मालवा पर होलकर ने शासन किया। ग्वालियर और महाराष्ट्र में सिंधियाओं ने शासन किया। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ये सामने की स्टार्टिंग थोड़ी समझ में आ गई ना अपने को। तो अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन देखते हैं कि यहां से किस प्रकार के एमसीक्यू निकल के आएंगे, कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फरवरी 1723 में बाजीराव प्रथम ने दक्षिण का प्रवेश द्वार आसीरगढ़ के किले को कहा जाता है, आसीरगढ़ को कहा जाता है। तो आसीरगढ़ बुरहानपुर मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया दोस्तों। तो कहां से प्रवेश किया, आसीरगढ़ बुरहानपुर के मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश करता है कौन, पेशवा बाजीराव के बारे में आपको जानकारी होना दोस्तों। कौन था ये पेशवा, कौन थे दोस्तों। तो पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा बाजीराव कौन थे, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। पेशवा शब्द प्रधानमंत्री को संदर्भित है। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था उनके साम्राज्य में, है ना। ये मराठा छत्रपति राजा साहू जी महाराज, मराठा छत्रपति राजा साहू जी के चौथे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कौन थे, चौथे प्रधानमंत्री थे। चौथे प्रधानमंत्री, चौथे पेशवा थे। किसके, मराठा छत्रपति राजा साहू जी महाराज के चौथे प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने दक्षिण का प्रवेश द्वार आसीरगढ़ बुरहानपुर मार्ग से मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया दोस्तों। मध्य प्रदेश के मालवा में प्रवेश किया। तारीख याद रखना, फरवरी 1723। तो देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट है, मई
1723 को बाजीराव प्रथम ने भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खां को हराया था। भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खां को हराया था दोस्तों। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, दोस्त मोहम्मद खां के। उसके बाद 5 साल बाद क्या होता है, दिसंबर 1728 में मुगल सेनापति मोहम्मद खां बंगस नाम है इसका, याद रखना। मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर हमला किया दोस्तों, बुंदेलखंड पर हमला किया, है ना। मोहम्मद खां बंगस की फौज ने उसके किले को, बुंदेलखंड के किले को घेर लिया था। बुंदेलखंड के किले को घेर लिया था दोस्तों। बुंदेलखंड पर आक्रमण किया, बुंदेलखंड को घेर लिया था। बुंदेलखंड महाराज छत्रसाल, बुंदेलखंड के महाराज थे छत्रसाल। बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को एक पत्र लिखा, एक संदेशा भेजा दोस्तों, एक संदेशा भेजा। छत्रसाल को बाजीराव प्रथम ने एक संदेशा भेजा और सहायता मांगी दोस्तों, सहायता मांगी। इस आक्रमण के दौरान बाजीराव प्रथम की मुलाकात छत्रसाल की नर्तकी मस्तानी बाई से हुई थी दोस्तों। मस्तानी बाई संदेशा लेकर आई थी। मूवी देखे होंगे आपने, बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे। उसमें वो मस्तानी जो होती है वो उसके पास संदेशा लेके आती है कि बुंदेलखंड खतरे में है, आपको आपकी सहायता की जरूरत है ना। तो ये ऐसा होता है दोस्तों। तो पहली बार मुलाकात मस्तानी बाई से बाजीराव की कहां पे होती है, वहीं पे होती है, याद रखना है। तो अपन यहां थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। छत्रसाल कौन थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दिया था मैंने एक लेक्चर में। महाराजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक महान प्रतापी योद्धा थे दोस्तों, महान प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित करके बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था। बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र हिंदू राज्य स्थापित किया था और महाराजा की उपाधि धारण करी थी, दोस्तों, है ना। तो महाराजा छत्रसाल को बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात थे महाराजा छत्रसाल। और महाराजा छत्रसाल की ही बेटी कह सकते हैं उसको अपन, है ना। इतिहासकारों ने अभी उसके बारे में पुष्टि नहीं की है। तो उसकी बेटी हुआ करती थी मस्तानी बाई, जिसका नाम था मस्तानी पेशवा मस्तानी उसकी क्या थी, बेटी। उसकी जो दूसरी बीवी थी उसकी बेटी थी, है ना। उसकी दूसरी पत्नी की बेटी थी मस्तानी बाई। तो ये आप मूवी भी देखेंगे तो आपको इतिहास से रिलेटेड और कुछ जानकारी मिल सकती है। बाजीराव मस्तानी में देखना आप, उसमें समझ में जाएगा। तो उसकी जो नाच गाना करती थी, क्या करती थी, नृत्य यांगना में मशहूर थी। मस्तानी बाई की जो माँ थी वो भी नृत्य यांगना में मशहूर थी, नर्तकी थी। तो मस्तानी बाई से होता है उसका सामना, यानी मस्तानी बाई से मुलाकात होती है इसकी बाजीराव प्रथम की, है ना। इतना समझ में आ गया। जब उसके पास लेके आती है मस्तानी अपना संदेशा, तो बाजीराव बोलता है कि बाजीराव का एक डायलॉग था वहां पे, है कि नहीं। तो बाजीराव की रफ्तार और चीते की, याद नहीं आ रहा है मेरे को अभी, चीते की चाल और बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी शक और संदेह नहीं करते, ये बोला गया था उसने। तो ये समझ में आ गया, अपने को कहानी पता होना। बुंदेलखंड पर किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद खां बंगस ने बुंदेलखंड पर हमला बोला था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो देखो जो बाजीराव थे वो साथ देते हैं और उसको हरा देते हैं, बंगस को हरा देते हैं। तो 1728-29 में आमझेरा का युद्ध होता है दोस्तों, धार में आमझेरा का युद्ध होता है। यह युद्ध मराठों ने मुगलों को हराया था। इस युद्ध में मराठों ने मुगलों को हराया था, इंपॉर्टेंट है। आमझेरा का युद्ध धार में हुआ था, इंपॉर्टेंट है तारीख 1728। पूछा जा सकता है कि आमझेरा का युद्ध कब हुआ था, 1728 में हुआ था। मुगल सूबेदारों और मराठाओं के बीच हुआ था। मराठों की ओर से पेशवा बाजीराव ने विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त करी थी। इस युद्ध में मुगल सेनापति का नाम याद रखना है, किस किस के बीच हुआ था। एक का नाम था गिरधर बहादुर और दूसरा था दया बहादुर, मारे गए थे दोस्तों।
ये दो सेनापति थे, मुगलों के सेनापति थे, जिसका नाम था गिरधर बहादुर और दया बहादुर, दोनों मारे गए थे। गिरधर बहादुर और दया बहादुर दोनों मारे गए थे, ये याद रखना, पूछा जा सकता है। आम झेरा का युद्ध कहां हुआ था? धार में। कब हुआ था? 1728 में। उसके बाद क्या होता है? 1731 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, और राणोजी शिंदे के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ये सिंधिया वंश के संस्थापक रहे हैं। फिर 1732 में क्या होता है दोस्तों? 1732 में मालवा में मराठा राज्य स्थापित हो गया। 1732 में मालवा में मराठा राज्य स्थापित हो गया, ये याद रखना है। ये इसको, मराठा राज्य कब स्थापित हुआ? 1732 में मराठा राज्य स्थापित हो गया। 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने, भोपाल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1737 को याद रखना है। भोपाल का युद्ध, भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ था। हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच हुआ था दोस्तों। हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच हुआ था। मराठाओं की ओर से पेशवा बाजीराव ने विजय प्राप्त करी थी। मराठाओं की ओर से पेशवा बाजीराव प्रथम ने विजय प्राप्त करी थी। समझ में आ गया? 1737 में भोपाल के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने निजाम को हराया, और युद्ध के परिणाम स्वरूप निजाम ने नर्मदा चंबल क्षेत्र में मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली। मराठाओं की अधीनता स्वीकार हो गई। नर्मदा और चंबल क्षेत्र में मराठाओं की अधीनता स्वीकार हो गई। 1740 में बीमारी के कारण बाजीराव प्रथम की मृत्यु रावरखेड़ी खरगोन में हो जाती है दोस्तों। रावरखेड़ी खरगोन में हो जाती है। आप मूवी भी देखेंगे तो उसमें ही बताया गया है, लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहां होती है? अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि कहां पर है? तो रावरखेड़ी खरगोन में है दोस्तों। जगह का नाम याद रखना है, रावरखेड़ी खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि है। पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी खरगोन में है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद और कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं तो अपन यहां देख लेते हैं। मस्तानी बाई के बारे में पढ़ेंगे, मस्तानी महल के बारे में। तो मैंने बताया था जो अपना पेशवा बाजीराव प्रथम था उसकी मुलाकात मस्तानी से होती है, और मस्तानी से होने के बाद मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी शुरू होती है। इसलिए पिक्चर भी बनी है उसके ऊपर, बाजीराव मस्तानी। तो पिक्चर देखेंगे तो आप थोड़ी बहुत और जानकारी इतिहास से रिलेटेड मिल जाएगी। कुछ मूवी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी मूवी है। तो मस्तानी महल, तो देखो इस सुंदर महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा लगभग 1696 में करवाया गया था दोस्तों। 1696 में करवाया गया था। मस्तानी कौन थी? तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, नृत्यांगना मस्तानी के लिए करवाया गया था। जो उसकी दूसरी बीबी थी उसकी लड़की थी, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। कोई कहते हैं कि निजाम हैदराबाद में जो निजाम थे उनकी लड़की थी, है ना। लेकिन अपने को इतिहास में कुछ जगह मिला है किसकी? छत्रसाल की लड़की थी करके, है ना। तो नृत्यांगना मस्तानी के लिए करवाया गया था। बाजीराव पेशवा बंगस पर विजय, जो बंगस नहीं था क्या अभी जिसके बारे में अपन ने पढ़े, बंगस, है ना, जो उसने आक्रमण कर लिया था कहां पे? बुंदेलखंड में। तो सेनापति मोहम्मद खां बंगस ने आक्रमण कर दिया था। तो पेशवा बाजीराव बंगस पर विजय के पश्चात बंगस को हरा दिया। जब इसको संदेशा आया और ये जब गया जाके फिर लड़ाई की और हरा दिया, तो बाजीराव पेशवा बंगस पर विजय के पश्चात यहां आए। कहां आए? बुंदेलखंड फिर से आए और मस्तानी से विवाह किया था दोस्तों। और मस्तानी से विवाह किया था, है ना। बाद में मस्तानी से उसकी प्रेम कहानी शुरू होती है, और मस्तानी से विवाह किया था किसने? बाजीराव प्रथम ने। तो ये समझ में आ गया। अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मस्तानी महल कहां पर है करके। मस्तानी महल कहां पर है दोस्तों? मस्तानी महल कहां पर है? छतरपुर में है, लेकिन जगह का नाम भी याद रखना है, धुबेला झील है वहां पे। धुबेला झील के किनारे धुबेला नामक स्थान पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मस्तानी महल कहां है? मस्तानी महल छतरपुर में। छतरपुर के भी किस स्थान में? धुबेला नामक स्थान पे। याद रखना, ये क्वेश्चन एक अपने को पूछा जा सकता है। इसके अलावा जानकारी के लिए बता दूं आपको, महाराजा छत्रसाल जो थे, महाराजा छत्रसाल मैंने बता दिया था बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात। पीबी की एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा है, महाराजा छत्रसाल की समाधि कहां पर है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, महाराजा छत्रसाल की समाधि सबको पता है छतरपुर में है करके, लेकिन छतरपुर में भी है, लेकिन जगह का नाम दे दिया था उसने, इनको पूरे जगह का नाम दे दिया था। तो ये भी धुबेला में है दोस्तों, धुबेला में है। याद रखना है, महाराजा छत्रसाल की समाधि। आ सकता है ना, आ सकता है, नहीं आया है।
धुबेला, धुबेला में है महाराजा छत्रसाल की समाधि, याद रखना। मस्तानी महल भी वहीं पे है। और अब आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, मस्तानी महल के बारे में देख लो। एक मस्तानी महल छतरपुर के धुबेला गांव में है। मैंने बता दिया कहां पे, धुबेला में पूछा जा सकता है। और धुबेला में ही महाराजा छत्रसाल की समाधि है, याद रखना है। धुबेला में ही महाराजा छत्रसाल की समाधि है, याद रखना है। दूसरा मस्तानी महल दोस्तों पुणे में स्थित है। दूसरा मस्तानी महल पुणे में स्थित है। मूवी देखना आप, उसमें ही बताया गया है ना। जब उससे प्रेम संबंध शुरू होता है किसका, बाजीराव का, तो उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते मस्तानी को, तो उसके लिए एक अलग से महल बनवाता है। वो कहाँ पे, पुणे में। तो पुणे में है दूसरा मस्तानी महल। बाजीराव दूसरा अलग से महल बनवाता है उसके लिए। तो ये है, ये समझ लो। तो समझ में आ गया मस्तानी। अब मस्तानी की समाधि कहाँ है या मस्तानी का मकबरा कहाँ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है ना। तो मस्तानी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो मस्तानी का मकबरा है पुणे में ही, याद रखना है। पुणे में है मस्तानी महल। मस्तानी का मकबरा कहाँ पर है, पुणे में है। क्या क्या बताया मैंने, मस्तानी महल कहाँ पर है, छतरपुर के दुबेला में है। दूसरा मस्तानी महल पुणे में है। मस्तानी की समाधि भी पुणे में है, याद रखना है। इतनी काम की जानकारी थी अपने को यहाँ पे। मध्य प्रदेश में मराठाओं का उत्कर्ष से रिलेटेड। उत्कर्ष का मतलब उन्नति। मराठाओं ने क्या क्या उन्नति करे आगे, मराठाओं ने क्या क्या विकास किए, अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ किए, कैसे फैलाए, उसके बारे में अपन ने यहाँ पे पढ़े दोस्तों। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनसे अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसके साथ संघर्ष हुआ था, कौन था, है ना। राणोजी शिंदे को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इतना समझ में आया कि दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे। यहां से ये आप काम की चीजों को इसको देख लेना और याद रखना है इसको। आगे हम डिस्कस करेंगे। दोनों फैक्ट हो गए। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में मराठाओं की शाखाएं। अब मराठाओं का अधिकार हो गया था मध्य प्रदेश में, तो मराठाओं की शाखाएं निकली वहां से। मराठाओं की शाखाएं निकली, जैसे एक निकली होलकर वंश निकला, दूसरा सिंधिया वंश का उदय हुआ, पंवार वंश का उदय होता है दोस्तों। उसके अलावा तुकोजी वंश का उदय होता है, तुकोजी वंश। उसके अलावा जीवाजी वंश का उदय होता है दोस्तों। तो ये मराठाओं की शाखाएं हैं, इनके नाम याद रखना है। तो इनसे रिलेटेड अपने को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले बात करेंगे सिंधिया वंश। सिंधिया वंश का क्षेत्र जो था वो ग्वालियर था। इसके संस्थापक राणोजी शिंदे थे। इसके संस्थापक कौन थे, राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया थे, याद रखना है। आगे मैं इनके बारे में डिटेल पढ़ूंगा, कि बताऊंगा कि मराठा बाजीराव ने कैसे इनको कौन से दस्तावेज के तहत ये अधिकार दिए थे, है ना। ये अपने को डायरेक्ट आ जाएगा। सिंधिया वंश का क्षेत्र कौन सा था, ग्वालियर था। संस्थापक थे राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया। बात करेंगे अगला पंवार वंश। पंवार वंश का जो क्षेत्र था दोस्तों वो धार था। पंवार वंश का जो क्षेत्र था वो धार था। और उनके जो संस्थापक है वो आनंद पंवार, नाम याद रखना है। आनंद पंवार इसके संस्थापक रहे हैं। पंवार वंश के संस्थापक आनंद पंवार और धार क्षेत्र था। अगला है तुकोजी वंश। एक तुकोजी वंश दोस्तों, ये क्षेत्र था देवास की बड़ी पंथी। देवास की बड़ी पंथी जिसके संस्थापक कुक्कू जी थे। जिसके संस्थापक कौन थे, कुक्कू जी, नाम याद रखना है। बड़ी पंथी के कुक्कू जी थे। तुकोजी वंश जिसका क्षेत्र देवास था, बड़ी पंथी था, देवास का बड़ी पंथी था। इसके संस्थापक कुक्कू जी थे। कुक्कू जी नाम याद रखना पड़ेगा, ट्रिक नहीं बता रहा हूं मैं। अगला है जीवाजी वंश दोस्तों। जीवाजी वंश ये भी देवास में ही था। ये छोटी पंथी थी। बड़ी पंथी के संस्थापक कुक्कू जी थे, छोटी पंथी के संस्थापक जीवाजी थे, याद रखना है ना। छोटी के जीवाजी और बड़ी के कुक्कू जी, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तुकोजी वंश देवास में बड़ी पंथी के संस्थापक कुक्कू जी थे और छोटी पंथी के संस्थापक जीवाजी थे। अगला होलकर वंश। इसका क्षेत्र इंदौर था दोस्तों और इसके संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। इसके संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। तो ये क्षेत्र है मराठाओं में, मध्य प्रदेश में मराठाओं की शाखाएं थी दोस्तों ये। तो ये अपने को चारों पांचों याद रखना है जितना मैंने बताया यहाँ पे। यहीं से क्वेश्चन कभी कभी क्षेत्र के हिसाब से पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं इंदौर का होलकर वंश को डिस्कस कर लेते हैं साथों साथ। इंदौर का होलकर वंश को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम इसकी पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, इनकी राजधानी और प्रमुख शासक पढ़ेंगे दोस्तों। देखो पृष्ठभूमि क्या होता है। 1730 में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर धावा बोला। दिल्ली पर हमला करने वाला मराठा यही था दोस्तों। डायरेक्ट दिल्ली पे ही हमला कर दिया इसने। दिल्ली पे मुगलों के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया, दिल्ली में ही सीधे, है ना। तो 1730 में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली पर धावा बोला। बाजीराव ने अपनी सेना को दो टुकड़ों में विभाजित किया। जिसमें से एक का नेतृत्व मल्हार राव होलकर ने सफलतापूर्वक किया। किंतु जिससे खुश होकर
जिससे खुश हो गया पेशवा एक तरफा नेतृत्व किया करके। तो जिससे खुश होकर पेशवा ने नवपरगान मल्हरराव होलकर को प्रदान किए। परघान मल्हरराव होलकर को प्रदान किए। ये परघान क्या होता है दोस्तों? ये परघान, तो उस टाइम पे परघान हुआ करते थे। परघान एक फारसी भाषा का शब्द है। परघान एक फारसी शब्द है, फारसी मूल शब्द है। इसको एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, परघान का मतलब जिले का एक भाग। जैसे अभी जिले होते हैं ना, वैसे ही परघान हुआ करते हैं, तो जिले का एक भाग, तहसील, गांव, है ना, तहसील, ग्राम शामिल थे इसके अंतर्गत। यानी परगान के अंतर्गत जिले का एक भाग शामिल था, तहसील शामिल थी, ग्राम शामिल थे। तो ये 9 परगान उसको दिए दोस्तों, 9 परगान मल्हरराव होलकर को प्रदान किए। उसके बाद 1732 में पेशवा बाजीराव ने औपचारिक दस्तावेज के द्वारा, किसने? पेशवा बाजीराव ने औपचारिक दस्तावेज लिखा पढ़ी के थ्रू, है ना, औपचारिक दस्तावेज के द्वारा होलकर, सिंधिया, पंवार और तुकोजी और जीवाजी राव के बीच परगानों का विभाजन कर दिया। जो परगानों का विभाजन कर दिया दोस्तों। पेशवा बाजीराव ने फिर क्या किया? कहा कि मराठों ने तो जीत लिए थे मध्य प्रदेश के क्षेत्र, तो क्षेत्र जीतने के बाद होलकर को, सिंधिया को, पंवार को, तुकोजी राव व जीवाजी राव के बीच परगानों का विभाजन कर दिया और इनको दे दिया ये क्षेत्र, क्योंकि ये भी मराठा ही लोग थे, तो इनको दे दिया ये क्षेत्र की, बोले अब तुम लोग संभालो यहां का रोल, है ना। समझ में आ गया? तो ऐसा करके मिला है दोस्तों। ये याद रखना कब दिया गया? 1732 में पेशवा बाजीराव ने औपचारिक दस्तावेज के द्वारा होलकर, सिंधिया, पंवार, तुकोजी, जीवाजी के बीच परगानों का विभाजन कर दिया। अब हम यहां देखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही डिस्कस करेंगे। देखिए, होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी दोस्तों। होलकर वंश की प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। अहिल्याबाई के समय राजधानी महेश्वर को ट्रांसफर करी थी उसने, महेश्वर ले गई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, महेश्वर को राजधानी किसने बनाया? देवी अहिल्याबाई ने। देवी के नाम से जाना जाता था अहिल्याबाई को। देवी अहिल्याबाई ने इंदौर से अपनी राजधानी को महेश्वर ले गई थी दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है। अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी कहां ट्रांसफर करी थी? महेश्वर। फिर यशवंत राव होलकर 1 आते हैं दोस्तों, ये भी शासक रहे हैं। यशवंत राव होलकर के समय राजधानी फिर से उन्होंने भानुपुर ला ली दोस्तों। भानपुर ला ली। ये भानपुर वही मंदसौर की तहसील है अभी वर्तमान में, है ना, तो भानपुर ला ली दोस्तों। तो इंदौर से वापस किसने लाया? तो यशवंत राव होलकर, सॉरी, महेश्वर से वापस ट्रांसफर राजधानी भानपुर को लाया किसने? याद रखना, यशवंत राव होलकर 1 के समय राजधानी भानपुरा थी, भानपुरा मंदसौर, है ना। 1818 के बाद स्थायी रूप से राजधानी फिर से इंदौर हो गई दोस्तों। 1818 के बाद स्थायी रूप से राजधानी फिर से इंदौर हो गई। समझ में आ गया? 1818 के बाद स्थायी रूप से राजधानी फिर से इंदौर हो गई। देखो यहां पे एक समझाया गया, प्रारंभिक राजधानी इंदौर, होलकर वंश की राजधानियों के बारे में बताया गया। अहिल्याबाई के समय राजधानी महेश्वर ट्रांसफर हो गई थी और यशवंत राव होलकर 1 के समय फिर से भानपुरा वापस आ गई, भानपुरा। और 1818 के बाद स्थायी रूप से राजधानी इंदौर हो गई दोस्तों। तो प्रमुख शासक देखेंगे हम किससे रिलेटेड? होलकर वंश से रिलेटेड कौन ने शासन किया है? तो मल्हरराव होलकर ने 1732 से लेकर 1764 तक के शासन किया दोस्तों, है, शासक रहे हैं, शासन किया इन्होंने। उसके बाद अगले आए थे मालेराव होलकर। इनके सबके नाम याद रखना है अपने को। सन ऐसा पूछा तो नहीं जाएगा कब से कब तक किए करके, लेकिन नाम कम से कम पता होना। मालेराव होलकर के बाद उसकी मल्हरराव होलकर की बहू, जिसका नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को देवी भी बोलते थे, देवी अहिल्याबाई, है ना। इसने शासन किया दोस्तों, कब से कब तक किया? 1767 से 1795 के मध्य इसका रोल काल रहा है। इसने शासन किया दोस्तों, इसका रोल प्ले हुआ, इसकी गतिविधियां रही है ना। तो याद रखना है, अहिल्याबाई होलकर का शासन कब से कब तक था? 1767, है ना, यानी कि 1767 से 1795 तक। उसके बाद तुकोजी राव प्रथम गद्दी पर बैठते हैं और ये शासन करते हैं। तुकोजी राव प्रथम। फिर काशीराव होलकर भी शासन किए, याद रखना, काशीराव होलकर के बाद यशवंत राव होलकर का नाम आता है। यशवंत राव प्रथम के बाद मल्हरराव होलकर द्वितीय। इतिहासकारों ने उसे द्वितीय का नाम दिया है क्योंकि एक तो पहले ही ऊपर स्टार्ट किए थे, वो है
इसलिए इनका नाम दिया है द्वितीय, है ना। इसके बाद हरिराव होलकर शासक बनते हैं दोस्तों, हरिराव होलकर शासक बनते हैं। उसके बाद फिर तुकोजी राव सेकंड शासन बनते हैं। उसके बाद शिवाजी राव होलकर शासक बनते हैं दोस्तों, शिवाजी राव के बाद तुकोजी राव होलकर तृतीय, तीसरा नाम वैसे ही मिला इसलिए उसको तृतीय दे दिए इतिहासकारों ने, तृतीय के नाम से। तो तुकोजी राव होलकर तृतीय, है ना। उसके बाद यशवंत राव होलकर टू जो 1926 से लेकर 1948 तक के शासन संभाला, है ना, शासक रहे हैं। कब से कब तक? 1926 से लेकर 1948 तक के यशवंत राव होलकर टू ने किए। इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये अपने को एक थोड़ी सी जानकारी पता चल गई प्रमुख शासकों की, कौन कौन शासक रहे हैं करके, है ना। स्टार्ट किसने किया, बीच बीच में कौन शासक रहे हैं, ये अपने को जानकारी के रूप में एक बार बिल्कुल सुना हुआ होना इनका नाम या पढ़ा हुआ होना कि ये भी शासक रहे हैं। वैसे क्रम आज तक तो पूछा नहीं गया, कभी क्रम पूछा नहीं गया, कभी शासन के अवधि पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए अपने को पता होना। अब हम देखेंगे होलकर वंश के प्रमुख शासक और उनके कार्य, क्या अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने। इतने सारे शासक तो रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे उनके ही बारे में जिनकी एग्जाम ओरिएंटेड है और जो प्रमुख शासकों में से रहे हैं प्रमुख शासक। देखिए बात आती सबसे पहले मल्हार राव होलकर की। होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? मल्हार राव होलकर थे। इनका जन्म पुणे के पास हाल गांव में हुआ था दोस्तों, हाल गांव में हुआ था, और हाल गांव में जन्म होने के कारण ये होलकर कहलाए। हाल पुणे के पास हाल गांव में हुआ था दोस्तों, हाल से ही होलकर निकला है ना। तो हाल गांव में जन्म होने के बाद ये होलकर कहलाए। ऐसे ही करके नाम इनका कैसे पड़ा? होलकर पड़ गया, होलकर कहलाए। मल्हार राव होलकर ने 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इंदौर में राजवाड़ा पैलेस, राजवाड़ा महल है ना, तो ये डायरेक्ट अपने को पूछा जाएगा राजवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? मल्हार राव होलकर ने 1747 में। 1747 में इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मल्हार राव होलकर ने भाग लिया था। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मल्हार राव होलकर ने भाग लिया था, किंतु मराठा सेनापति सदाशिवराव के मतभेद होने के कारण ये युद्ध अलग हो गए थे, ये युद्ध से अलग हो गए थे। मराठा सेनापति सदाशिवराव से मतभेद होने के कारण, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नाम है, सदाशिवराव से मतभेद होने के कारण ये पानीपत के युद्ध से अलग हो गए थे दोस्तों, है ना। ये याद रखना है। समझ में आ गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध, इसकी तारीख पूरी है 14 जनवरी, इसकी तारीख पूरी 14 जनवरी, कभी कभी पूरी तारीख आ जाती है। 14 जनवरी 1761 में हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध। 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध जो है मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। मराठा सेनापति किसने? सदाशिवराव भाऊ, ये नाम जो आया है इसके बीच हुआ था, सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। तो मराठाओं के बीच, मराठा थे ये, तो मराठाओं के बीच, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था, याद रखना है। पानीपत का युद्ध कहां हुआ था? हरियाणा में पानीपत नामक जगह, वहां पे हुआ था दोस्तों, पानीपत नामक जगह वहां पे हुआ था, इतना याद रखना है। और इसमें मराठाओं की हार हुई थी, इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, है ना, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, इतना याद रखना है। तो मल्हार राव होलकर से इतना ही। अब सेकंड नाम आता है दोस्तों मल्हार राव होलकर द्वितीय। देखो यहाँ पे क्रम आगे पीछे दिया हुआ है ना। मल्हार राव होलकर द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, डायरेक्ट बीच के छोड़ दिए, है ना। तो यहाँ पे ये प्रमुख शासक रहे हैं, तो इनके बारे में देखना जरूरी। क्या नाम है इनका? मल्हार राव होलकर द्वितीय। 1818 से लेकर 1833 तक के इन्होंने शासन किया है। 1811 से लेकर 1833 तक के इन्होंने शासन किया है। 4 वर्ष की आयु पे गद्दी पर बैठे मल्हार राव होलकर द्वितीय जो है, ये 4 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठे, और इनकी माता का नाम था तुलसाबाई होलकर ने शासन की भागदौड़ संभाली थी। 4 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठे और इनकी माता का नाम था तुलसाबाई होलकर ने शासन की भागदौड़ संभाली।
देखो दोस्तों, 4 वर्ष की आयु पे में गद्दी पर बैठा और उनकी माता, किसकी माता? उसकी माता थी जिसका नाम था माता तुलसाबाई होलकर। ये महारानी तुलसीबाई भी बोलते हैं उसके, यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुलसाबाई, उसी का नाम तुलसीबाई भी था, तुलसीबाई होलकर। तो महारानी तुलसीबाई होलकर यशवंतराव होलकर से शादी करके आती है। यशवंतराव होलकर ये इसकी पत्नी थी, सॉरी यशवंतराव होलकर की पत्नी थी, है ना। यहां पे अपन ने पढ़े हैं यशवंतराव, है ना। यशवंतराव होलकर की पत्नी थी दोस्तों, और मल्हरराव होलकर द्वितीय उसका लड़का था। मल्हरराव होलकर ये जो था, ये तुलसाबाई होलकर का लड़का था, और तुलसाबाई होलकर का विवाह किससे हुआ था? मल्हरराव होलकर, यशवंतराव होलकर से हुआ था। यशवंतराव होलकर से, याद रखना है, यशवंतराव होलकर से हुआ था इसका विवाह। तो यशवंतराव होलकर से शादी करके इंदौर की रानी हुई दोस्तों, रानी बनी। यशवंतराव होलकर से शादी करके इसकी रानी बनी, यानी रानी बनी होलकर वंश की, और इसका लड़का था ये मल्हरराव होलकर द्वितीय, है ना। तो ये तो ऐसा हुआ है, तो समझ में आ गया। 4 वर्ष की आयु पर गद्दी पर बैठा और उनकी माता तुलसाबाई होलकर ने शासन की भागदौड़ संभाली थी। 20 दिसंबर 1817 को महिदपुर की लड़ाई में अंग्रेजों ने होलकर सेना को हराया था। ये इंपॉर्टेंट है। महिदपुर नाम की तहसील अभी भी वर्तमान में है। कहां पे है महिदपुर? उज्जैन में, है ना। तो उज्जैन में महिदपुर की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये महिदपुर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1817 में, याद रखना है। 1817 में अंग्रेजों और होलकरों के बीच हुई थी, जिसमें होलकर पराजित हुए थे दोस्तों। होलकरों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। होलकरों की हार हुई थी और अंग्रेजों की जीत हुई थी दोस्तों, है ना। और उसके बाद जब हुआ, हार हो गई अंग्रेजों की, अंग्रेजों की जीत हो गई और होलकरों की हार हो गई, तो 1818 में ही मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए दोस्तों। हार होने के बाद अंग्रेजों से एक साइन हुई, मंदसौर की संधि। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। 1818 में मंदसौर की संधि साइन होती है, और इस संधि के तहत सतपुड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में होलकर के अधिकार समाप्त हो गए थे। सतपुड़ा का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें होलकरों के अधिकार समाप्त हो गए थे। अंग्रेजों ने जब जीते, वो युद्ध जीतने के बाद औपचारिक दस्तावेज के द्वारा एक संधि साइन हुई, और संधि साइन के थ्रू से उन्हें बताया गया कि अब से तुम्हारा रोल जो है, सतपुड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में होलकर से अधिकार समाप्त हो गए थे। और इंदौर राज्य थोड़ा कमजोर पड़ गया था दोस्तों, क्योंकि लड़ाई हार गए थे, तो इंदौर राज्य थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इन्होंने महेश्वर से राजधानी इंदौर स्थानांतरित की थी, देखो इसने, है ना। इसने ही महेश्वर से राजधानी इंदौर स्थानांतरित की थी। मैंने बताया था प्रारंभिक राजधानी इंदौर ही थी। देवी अहिल्याबाई के समय राजधानी महेश्वर ट्रांसफर हो गई थी, महेश्वर बना ली थी। और उसके बाद फिर क्या होता है, मल्हरराव होलकर द्वितीय ने महेश्वर से राजधानी फिर से वापस इंदौर ला ली दोस्तों। इसके बाद ये आगे समझ में कहानी यहाँ की, है ना। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, याद रखना है आपको। एक बार पढ़ना है बार बार, फिर आपके पास बुक होगी तो उससे पढ़े, या जो भी बुक होगी उसमें लिखे होंगे टॉपिक, उससे पढ़े। बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर की दोस्तों। देखो अब बात आती है अहिल्याबाई होलकर की। तो अहिल्याबाई को धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के कारण उन्हें दार्शनिक रानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको दार्शनिक रानी और इसे देवी के नाम से जाना जाता था, देवी अहिल्याबाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय इतिहास में दार्शनिक रानी किसे कहा जाता था? दार्शनिक रानी के नाम से अहिल्याबाई होलकर को जाना जाता था। अहिल्याबाई होलकर ने 1725 से लेकर 1725 से लेके 1795 तक के शासन संभाला है दोस्तों, शासन किया है दोस्तों। मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास के प्रसिद्ध सूबेदार मल्हरराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी थी। मल्हरराव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी थी, यानी मल्हरराव होलकर की बहू थी, बोल सकते हैं अपन, है ना। समझ में आ गया। इसका जन्म, देवी अहिल्याबाई का जन्म कब हुआ था? जामखेड़ा में। कहां हुआ था? जामखेड़ा, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखना है, जन्म भी पूछा जा सकता है ना। अहिल्याबाई का जन्म कहां हुआ था? जामखेड़ा, अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ था। जगह का नाम याद रखना है ना। मल्हरराव होलकर की पुत्रवधु मैंने बताया था ना, अभी बहू थी, पुत्रवधु को ही तो बहू कहते हैं, है ना। पुत्रवधु वह खंडेराव की पत्नी थी, खंडेराव होलकर की पत्नी थी दोस्तों। मल्हरराव होलकर की पुत्रवधु और खंडेराव होलकर की पत्नी थी। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को राजधानी बनाया था, तो क्वेश्चन आते ही रहता है बिल्कुल, है कि नहीं। तो
तो अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को राजधानी बनाया था, और मैंने बता दिया प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव की पत्नी थी, यानी कि उसकी क्या थी, बहू लगी, है कि नहीं। आगे देखते हैं विशेष बातें। इंदौर में प्रतिवर्ष अहिल्या उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। अहिल्या, इनकी याद में अहिल्या उत्सव का आयोजन इंदौर में मनाया जाता है, याद रखना है। अहिल्या संग्रहालय व अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर में है, क्वेश्चन आ सकता है। अहिल्या संग्रहालय कहां पर है, एक म्यूजियम बना दिया गया इनकी याद में, है ना। तो अहिल्या संग्रहालय और अहिल्याबाई की समाधि महेश्वर में है, इसको याद रखें। अहिल्याबाई की समाधि कहां है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जन्म भी याद रखना है, जामखेड़ा अहमदनगर में हुआ था, महाराष्ट्र में, और इनकी समाधि कहां पर है, महेश्वर में है। महेश्वर, महेश्वर खरगोन में आता है दोस्तों, याद रखना, खंडवा में नहीं आता, महेश्वर खरगोन में आता है। अहिल्याबाई का शासनकाल होलकर वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अहिल्याबाई का शासनकाल होलकर वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है, तो क्या क्या इन्होंने योगदान दिया, क्या क्या अच्छा काम किए, देखते हैं। रानी अहिल्याबाई के प्रमुख योगदान में आता है कपड़ा उद्योग का संरक्षण। कपड़ा उद्योग को इन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार का सृजन भी हो सके, है कि नहीं। तो कपड़ा उद्योग को संरक्षण किया इनने, उसको बचाया। महेश्वर घाट और बनारस में मणिकर्णिका घाट का निर्माण भी करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो नर्मदा नदी में महेश्वर घाट है खरगोन में, उसका निर्माण भी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। और उसके अलावा जो बनारस में मणिकर्णिका घाट का भी निर्माण करवाया था, गंगा नदी किनारे बनारस में, है ना, संगम पर, यानी बनारस में गंगा यमुना के संगम पर मणिकर्णिका घाट का निर्माण भी करवाया था दोस्तों। मालवा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी, रोड भी बनवाए इनने डेवलपमेंट के लिए, है ना, कि विकास हो सके। तो मालवा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण भी करवाया। कुएं, पेड़ और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया। कुएं का निर्माण इसलिए जिससे पानी की पूर्ति हो सके, फसल अच्छी हो सके। पेड़ पौधे लगाए जिससे पर्यावरण को फायदा हो सके। धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जो भी धार्मिक स्थल थे वहां सब धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, इनका योगदान रहा है। तीर्थ स्थलों की मरम्मत, जो तीर्थ स्थल थे दोस्तों पहले से जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रहे हैं, उसकी मरम्मत करा के उसका जीर्णोद्धार करवाया, है ना, जिसमें अयोध्या शामिल था, जिसमें अयोध्या का भी इन्होंने मरम्मत करवाई, बद्रीनाथ का भी करवाई, हरिद्वार का भी, द्वारका का भी, और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मंदिर है अपना उज्जैन में, उसका भी इसने मरम्मत करवाई थी दोस्तों, याद रखना है। अहिल्याबाई के प्रमुख दरबारी, इंपॉर्टेंट है। अहिल्याबाई के प्रमुख दरबारी देखो, देवी अहिल्याबाई के प्रमुख दरबारी, तो दरबारी में एक का नाम आता है दोस्तों, जिसका नाम है क्या, कुशालीराम। कुशालीराम, उनके दरबार में, दरबार के सभा पंडित कुशालीराम, उनके दरबार के सभा पंडित थे जिनका नाम था कुशालीराम, ने देवी अहिल्या के गुणों का वर्णन करते हुए, देवी अहिल्या के गुणों का वर्णन करते हुए अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ भी लिखा है। अहिल्या कामधेनु, उसका नाम ही है किसका, ग्रंथ का, अहिल्या कामधेनु नामक ग्रंथ लिखा है, जो देवी अहिल्याबाई कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवी अहिल्याबाई कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके श्लोक में उनके उनकी तारीफ की गई है, उनके बारे में बताया गया है क्या क्या उनने ग्राम दान किए, भूदान के रूप में प्रकट किए, सबके बारे में बताया गया दोस्तों। मां अहिल्या परम शिव भक्त थी, राजाओं पर श्री शंकर। देवी अहिल्याबाई, देखो देवी अहिल्याबाई शिव की परम भक्त थी दोस्तों। देवी अहिल्याबाई शिव, भगवान शिव की परम भक्त थी, और राजाओं पर उन्होंने श्री शंकर आज्ञा लिखा है। इनकी एक वो है, उनने क्या लिखा है, श्री शंकर आज्ञा। इन्होंने श्री शंकर आज्ञा लिखा है राजाओं के ऊपर, श्री शंकर आज्ञा, श्री शंकर आज्ञा देवी अहिल्याबाई ने लिखी है दोस्तों, इतना याद रखना है। उसके बाद अगले कवि हैं जिनका नाम है साहिर अनंत पंदी। साहिर अनंत पंदी, ये भी इनके दरबारी थे दोस्तों, मराठा कवि थे, ये मराठा कवि है ना, मराठा कवि थे, इनके दरबारी थे, याद रखना, मराठी भाषाई कवि थे। एक इंपॉर्टेंट नाम मिल जाता है जिसका नाम है साहिर अनंत पंदी। क्वेश्चन आ सकता है, साहिर अनंत पंदी किसके दरबार में थे, देवी अहिल्याबाई के दरबार में थे। इसके अलावा अगला नाम मिलता है मोरोपांत नामक एक मराठी कवि, मोरोपांत नामक एक मराठी कवि थे दोस्तों। इन्हें मयूर पंडित के नाम से भी जाना जाता था। जो मोरो प्रांत है, इन्हें मयूर पंडित के नाम से भी जाना जाता था। मराठी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध पंडित कवियों की श्रृंखला में अंतिम पंडित माने जाते हैं। मराठा कवियों में अंतिम पंडित माने जाते हैं, अंतिम कवि पंडित माने जाते हैं। इनको मयूर पंडित के नाम से भी जाना जाता था, मोरोपांत को।
मोरोपंत को मयूर पंडित के नाम से भी जाना जाता था और ये अहिल्याबाई के दरबारी थे। तो 3 नाम मिलते हैं अपने को, 3 नाम याद रखना है। अहिल्याबाई के प्रमुख दरबारी में कुशालीराम, साहिर आनंद पंदी और मोरोपंत याद रखना है। आम जन की समस्या सुनने के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन भी किया करती थी देवी अहिल्याबाई। आम जनताओं की समस्या सुनने के लिए सार्वजनिक सभा का आयोजन भी किया करती थी। महेश्वर में संगीत साहित्य एवं उद्योग केंद्र के रूप में स्थापित भी किया था इन्होंने। जो महेश्वर है, महेश्वर में संगीत साहित्य एवं उद्योग केंद्र के रूप में भी स्थापित किया था, याद रखना है। मुद्राओं में शिवलिंग, जो मुद्रा होती थी, जो पैसा चलाया इनने, अपनी मुद्राएं चलाई, उसमें शिवलिंग, नंदी और बेल पात्र का चित्रण करवाया था दोस्तों, अंकित करवाया था। जो मुद्राएं चलाती थी, क्वेश्चन आ सकता है इनकी मुद्रा में शिवलिंग, नंदी, जो नंदी है, नंदी और बेल पत्र का चित्रण करवाया था, याद रखना, ये इनके कार्य है। तो समझ में आ गया देवी अहिल्याबाई, इनको देवी के नाम से भी जाना जाता था। एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, पूछा गया है देवी, और इनको लोक माता भी नहीं कहा जाता था, याद रखना है। लोक माता भी इन्हें ही कहा जाता था। देवी अहिल्याबाई से दोस्तों इतना ही जो काम की जानकारी यहां से बता दिया, अपने को काम आएगी। अब बात करते हैं शिवाजी राव होलकर की। शिवाजी राव होलकर, इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है। इंदौर में लाल बाग पैलेस कहां है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लाल बाग पैलेस कहां पे, इंदौर में। उसका निर्माण किसने करवाया था, शिवाजी राव होलकर ने, याद रखना है। शिवाजी राय है, राय होलकर ने। इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना का निर्माण करवाया, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, होलकर कॉलेज का निर्माण किसने करवाया, शिवाजी राव होलकर ने। शिवाजी राव होलकर ने इंदौर में होलकर कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। इंदौर में शिव विलास महल, इंदौर में एक महल बनवाया इसने जिसका नाम था शिव विलास महल, और सुख विलास महल का निर्माण करवाया, है ना। शिव विलास महल और सुख विलास महल, ये दोनों महल कहां पे है, इंदौर में। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, याद रखना है, शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। शिवाजी राव होलकर से इतने 3 फैक्ट अपने को इंपॉर्टेंट मिलते हैं। बात करेंगे यशवंत राव होलकर 1 की। यशवंत राव होलकर प्रथम, यशवंत राव होलकर को इतिहासकार यशवंत राव होलकर प्रथम, तो यशवंत राव होलकर को इतिहासकार का नाम क्या है, NS इनामदार, SN इनामदार, इनका नाम था। नागनाथ संतराम इनामदार, ये कौन थे दोस्तों, तो ये मराठी साहित्यकार रहे हैं, प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार रहे हैं। मराठी साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासकारों के रूप में इनकी विशेष व्याख्या रही है। मराठी के साथ साथ हिंदी में भी अत्यधिक लोकप्रिय थे। तो इन्होंने क्या, मध्य भारत का नेपोलियन कहा है किसको, यशवंत राव होलकर प्रथम को। यशवंत राव होलकर प्रथम को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, यशवंत राव होलकर प्रथम को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसने कहा, तो ये क्या नाम है इनका, SN इनामदार ने कहा है, याद रखना है। SN इनामदार ने कहा है, इनका नाम याद रखना है। अगला है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, मुगल सम्राट रहा है दोस्तों एक, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता था, अली गौहर भी कहा जाता था। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन, है ना, यानी इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने यशवंत राव होलकर को राजेश्वर बहादुर की उपाधि दी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजेश्वर बहादुर की उपाधि किसको मिली है, यशवंत राव होलकर प्रथम को मिली है। राजेश्वर बहादुर की उपाधि यशवंत राव होलकर को मिली है। किसने दिया था, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। इन्होंने 1803 से 1805 में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में भाग लिया था दोस्तों। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, है ना। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंग्लो मराठा वार। ये कब हुआ था, 1803 से 1805 में द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में भाग लिया था। दूसरा जो युद्ध हुआ था अंगल मराठा युद्ध में भाग लिया था, है ना। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच संघर्ष
हुआ था इस युद्ध में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्यों के बीच संघर्ष हुआ था, और जिसमें पेशवा की जीत हुई थी, दोस्तों, जिसमें मराठा की जीत हुई थी, पेशवा की जीत हुई थी, और देवगांव की संधि साइन हुई थी, सुरजी अंजान गांव की संधि साइन हुई थी, राजघाट की संधि साइन हुई थी दोस्तों जीत होने के बाद, है ना। तो अगला फैक्ट है, इन्होंने राजधानी भानपुरा मंदसौर में स्थानांतरित कर ली थी। तो महेश्वर से राजधानी इसने वापस लाके कहां ट्रांसफर कर ली? भानपुरा। भानपुरा को राजधानी किसने बनाया था, क्वेश्चन आ सकता है। भानपुरा जो मंदसौर जिले की वर्तमान भी तहसील है, भानपुरा में राजधानी ट्रांसफर या लाए थे किसने? यशवंतराव होलकर प्रथम ने। उसके बाद अगला है, यशवंतराव होलकर ने भानपुरा में तोपखाना स्थापित किया था। एक तोपखाना भी बनवाया था इनने, तोप खाने का निर्माण भी करवाया था कि समय पड़ने पर कभी तोप की जरूरत पड़ गई तो, है ना। तो यशवंतराव होलकर ने भानपुरा में तोप खाना स्थापित किया था। 1805 में राजघाट संधि साइन होती है। 1805 में मैंने बताया युद्ध को जीत लिया था, पेशवा ने जीत हुई, है ना। तो राजघाट की संधि साइन हुई, जो बड़वानी जिला राजघाट की संधि साइन हुई, यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेजली के मध्य हुई थी ये संधि साइन। यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेजली के मध्य ये संधि साइन हुई थी, क्वेश्चन आ सकता है। जिसके तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा था। जिसके तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा था। उत्तरी भाग छोड़ दो, बाकी तुम्हारा, उत्तरी भाग हमारा, ऐसी करके संधि साइन हुई थी। तो मैंने बता दिया ना, 1805 में राजघाट संधि साइन हुई, बड़वानी जिला में हुई थी राजघाट संधि। यशवंतराव होलकर और लॉर्ड वेलेजली के मध्य ये संधि साइन हुई। यशवंतराव होलकर से खत्म, इतना ही क्वेश्चन है। अगला है तुकोजीराव होलकर तृतीय। तुकोजीराव होलकर तृतीय 1923 में इंदौर में नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। इंपॉर्टेंट है, 1923 में इन्होंने नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था। वर्तमान में यह केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। जो ये मंदिर बनवाया था यहां पे, क्या बाद में क्या बन गया? वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इंदौर में तुकोजीराव अस्पताल का भी निर्माण करवाया दोस्तों। एक अस्पताल है इंदौर में जिसका नाम है तुकोजीराव अस्पताल, का निर्माण भी करवाया था। 1914 में हुकुमचंद कपड़ा मिल का निर्माण करवाया। वर्तमान में यह कपड़ा मिल बंद हो गई, लेकिन 1914 में क्या हुआ? 1914 में हुकुमचंद कपड़ा मिल नाम रखा गया था। हुकुमचंद कपड़ा मिल का निर्माण करने का श्रेय तुकोजीराव होलकर तृतीय को जाता है, याद रखना है। अब बात करते हैं हम यशवंतराव होलकर द्वितीय की। यशवंतराव होलकर द्वितीय की बात करेंगे। यशवंतराव होलकर द्वितीय तो 1930 में माणिक बाग महल का निर्माण इंदौर में करवाया था, याद रखना है। इन्होंने काय का निर्माण करवाया था? माणिक बाग महल का निर्माण करवाया था। और 1940 में होलकर एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी दोस्तों। तो इन्होंने 1940 में, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1940 में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट का एसोसिएशन बनवाया गया था, है ना। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ में क्या हुआ? एक बोर्ड का गठन किया गया था। 1940 में एक बोर्ड का गठन किया गया था। 1940 में एक बोर्ड का गठन किया गया था, उसका नाम रखा गया था होलकर क्रिकेट एसोसिएशन के रूप में उसका गठन किया गया था, याद रखना। मध्य भारत के विलय के समय यशवंतराव होलकर द्वितीय शासक थे। जब मध्य भारत का विलय हो रहा था, जब मध्य भारत का मध्य प्रदेश में विलय हो गया, तो मध्य भारत का जब निर्माण हो रहा था उस समय यशवंतराव द्वितीय शासक थे, इतना याद रखना है। जब मध्य भारत का निर्माण हो रहा था तो इनने अपनी रियासत को विलय करना था, तो मध्य भारत के विलय के समय यशवंतराव द्वितीय है, याद रखना है। यशवंतराव द्वितीय शासक थे। इंदौर में HV अस्पताल का निर्माण भी इन्होंने करवाया था दोस्तों। इंदौर में HV अस्पताल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। तो इन्होंने इंदौर में HV से मतलब क्या है? गलत बोल दिया मैं, HV नहीं है दोस्तों, ये MV है, MY है। MY अस्पताल का निर्माण भी करवाया था। इंदौर में इन्होंने MY अस्पताल का निर्माण भी करवाया था। MY से मतलब है महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल। महाराजा, Y से यशवंतराव हॉस्पिटल का इसने ही करवाया था, खुद के नाम पे रखा। तो M से है महाराजा, Y से है यशवंतराव हॉस्पिटल का निर्माण इसने ही करवाया था, याद रखना है। तो यशवंतराव होलकर द्वितीय से इतना ही है। अब देखते हैं होलकर वंश का। देखो होलकर वंश के स्थापत्य कला का क्या योगदान रहा है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंदौर में रजवाड़ा
पैलेस है दोस्तों, एक महल है ना। होलकर राजवंशों के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है एक प्रकार की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को आ सकता है रजवाड़ा कहां पर है, राजवाड़ा कहां पर है, राजवाड़ा पैलेस कहां पर है, तो ये इंदौर में है, याद रखना। इसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था, इसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था। होलकर राजवंशों के शासकों की ऐतिहासिक हवेली है ये, इसका निर्माण मल्हार राव होलकर ने करवाया था। नाम याद रखना, किसने करवाया था पूछा जा सकता है। अहिल्या घाट और मणिकर्णिका घाट, ये दोनों का निर्माण देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। अहिल्या घाट महेश्वर में है और मणिकर्णिका घाट वाराणसी में है, याद रखना है। लाल बाग पैलेस इंदौर में है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, लाल बाग पैलेस कहां पर है। लाल बाग पैलेस इंदौर में है। इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है ये, इंदौर के सबसे शानदार महलों में से एक है लाल बाग पैलेस, है ना, महलों में से एक है, इंदौर में है। इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, नाम याद रखना है। लाल बाग पैलेस इंदौर के सबसे अनूठे और प्रसिद्ध महलों में एक है ना। यह महल खान नदी के तट पर 3 मंजिला इमारत के रूप में खड़ी हुई है, शानदार संरचना बनी हुई है। इस महल का निर्माण महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, महाराजा शिवाजी राव होलकर ने करवाया था, इनका नाम याद रखना है। अगला है नवरत्न मंदिर, नव नहीं है, नर रत्न मंदिर। अगला है नर रत्न मंदिर, है ना। नर रत्न मंदिर का निर्माण 1923 में इंदौर में तुकोजी राव होलकर तृतीय ने करवाया था, तुकोजी राव होलकर तृतीय ने करवाया था, तुकोजी राव होलकर तृतीय ने करवाया था दोस्तों। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में केंद्रीय संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है इसको अभी। केंद्रीय संग्रहालय इंदौर में 1923 में तत्कालीन होलकर नर रत्न मंदिर के नाम से निर्माण करवाया था, जो शिक्षा विभाग की संस्था के रूप में कार्य करी गई थी उस टाइम पे। वर्तमान में होलकर राजा तुकोजी राव तृतीय के काल में हुआ था, इतना याद रखना है। किसने करवाया था? तुकोजी राव तृतीय। अगला है माणिक बाग पैलेस, ये इंदौर में है, यशवंत राव होलकर ने करवाया था। माणिक बाग पैलेस होलकर महाराजाओं का एक महल था ये, है ना, होलकर महाराजाओं का एक महल था। यशवंत राव होलकर तृतीय ने करवाया था, याद रखना है। एक महल था, एक पैलेस था, बहुत ही जबरदस्त। मणिक बाग पैलेस कहाँ है क्वेश्चन आ सकता है। मणिक बाग पैलेस कहाँ है क्वेश्चन आ सकता है। ये इंदौर में है, इसका निर्माण यशवंत राव होलकर ने करवाया था। मणिक बाग पैलेस इंदौर में है, इसका निर्माण यशवंत राव होलकर ने करवाया था। इतने स्थापत्य कला है। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने मराठाओं का उत्कर्ष को भी डिस्कस करे और होलकर वंश को डिस्कस किए दोस्तों, है ना। होलकर वंश से इतने रिलेटेड इंपॉर्टेंट वन डे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपना पीएससी की प्रीलिम्स में, है ना। अब मेंस में तो थोड़ा लिखने आता है, तो उस हिसाब से थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो अगले लेक्चर में हम सिंधिया वंश डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर कैसा लगा, ऐसे ही करके मैं सारा आधुनिक मध्य प्रदेश डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।